नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कांग्रेस पर वार, सियासत आर पार। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव के तीसरे चरण में कई तरह के रंग देखने को भी मिल रहे हैं। एक तरफ सपा कांग्रेस का इंडिया गठबंधन पूरा जोर लगा रहा है, वहीं बीजेपी ने भी अपने पासे पलटना शुरू कर दिए हैं। तो मैदान जंग में चाल हर चरण में बदल रही है और इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को दिशाहीन पार्टी बताते हुए जमकर प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, दुर्भाग्य से आजादी के बाद दिशाहीन हो गई है और आज वो नेतृत्व विहीन भी हो गई है। ये दिशाहीनता का दुष्परिणाम ही है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने लगातार भारत की सभ्यता और संस्कृति को कोसना, अपमानित करना और सनातन को हर तरह से बदनाम करने का प्रयास किया। यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यूपीए सरकार के दौरान देखने को मिली थी, जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ने भगवा आतंकवाद के नाम पर भारत की संस्कृति का अपमान करने की कोशिश की और दुनिया के सामने से बदनाम करने का भी प्रयास किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सभ्यता और संस्कृति को दुनिया में सम्मान मिल रहा है। भारत का गौरव पुनः स्थापित हुआ है। सीधे तौर पर सीएम ने कांग्रेस को हिंदुत्व पर घेरने की कोशिश की। ऐसे में तीसरे चरण से पहले क्या फिर मुद्दों में परिवर्तन आएगा और चुनाव का रुख बदलेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या बीजेपी को ये लाभ देगा? क्योंकि पिछले 2 चरण में तमाम मुद्दे कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और मत प्रतिशत में गिरावट देखी गई। अब सीधे तौर पर कांग्रेस पर बीजेपी का अटैकिंग मोड रंग लाएगा और कांग्रेस बीजेपी की उसी पुरानी पिच पर कोई नया खेल दिखाएगी। तीसरे चरण में 10 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें फतेहपुर सिकरी भी शामिल है, जहां प्रियंका का 3 मई को रोड शो है, जहां प्रियंका वार का पलटवार कर सकती हैं या मुद्दों से बचते हुए विपक्ष अपने कोर मुद्दों पर आगे बढ़ेगा। ये देखना दिलचस्प होगा। आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अटैक किया है वो छोटा नहीं है। मेहमानों से होगी आपकी मुलाकात, लेकिन इस पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 चरण के चुनाव होने के बाद पूरी तरह से बौखला गई है। शिकस्त इनके चेहरे पर साफ नज़र आ रही है। इनके पास किसानों के लिए जवाब नहीं है, नौजवानों की नौकरियों को लेकर के जवाब नहीं है, बेरोजगारी को लेकर जवाब नहीं है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी को जो महिलाओं के अपराध के मामले में, महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है, इसका जवाब इनके पास नहीं है। अब ये मोदी गारंटी की भी बात नहीं करते हैं, अब ये 400 पार सीट की बात नहीं करते हैं, क्योंकि देश की जनता इनको 2024 के लोकसभा में इनके झूठ का, इनके फ्रेब का इनको जवाब देने जा रही है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। 2 चरणों के चुनाव के बाद पूरी तरीके से निराशा और हताशा में डूबी हुई है। उनको ये लग रहा था कि इस बार हो सकता है कि देश की जनता जो है कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन दल के साथ चली जाए, लेकिन गठबंधन दल के नेता भी टूट कर लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। यूपी में तो 2 चरणों का चुनाव, उसमें भी अगर 16 सीटों को देखा जाए तो 16 की 16 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खैमे में है, भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। पूरी तरीके से विपक्ष हताश और निराश है, उसकी समझ में नहीं आ रहा। इसी वजह से अभी तक आपने देखा होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते थे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कोई कांग्रेस का बड़ा नेता कि उत्तर प्रदेश की तरफ कदम रखे। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के जयकारे के नारे लग रहे हैं और अब की बार फिर 400 पार और मोदी सरकार। तो सीधे तौर पर बीजेपी अटैकिंग मोड पर दिखाई दे रही है और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, 400 पार का नारा दे रही है और विपक्ष पर भी जमकर प्रहार हो रहे हैं। जहां कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है डायनासोर जैसे विलुप्त हो जाएगी, सपा के लिए कहा जा रहा है सपा समाप्त पार्टी हो जाएगी, वहीं सपा की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी वार प्रहार की खबरें हैं। लेकिन तीसरे चरण का चुनाव क्या इस बार सीधा कोर मुद्दा हिंदुत्व होगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस के बड़े नेता ने भगवा को आतंकवाद की श्रेणी में रखा था और उससे देश की बदनामी हुई थी, देश को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। वो तमाम बयान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सामने आया, जिसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर तो है, लेकिन इसे हम और भी समझने की कोशिश करते हैं मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन जी बहुत स्वागत। पूजा मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा जी आपका भी वेलकम। राजेंद्र सागर प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी आपका भी स्वागत करती हूँ। नीरज महेरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े। नीरज जी आपका भी वेलकम। नीरज जी किस तरह से देख रहे हैं तीसरे चरण का ये चुनाव और जो बयानबाजियां हैं वो भी आप सीधे तौर पर केंद्रित होते हुए नजर आ रही हैं? पहले हमने मंगलसूत्र का जिक्र सुना, उसमें हमने जो सैम पित्रोदा का बयान था वो भी सामने आया। 3rd
फेस, तीसरा चरण, उसमें अब हम देख रहे हैं कि मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर हिंदुत्व पर केंद्रित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये यहीं पर रुकेगा या रुख और भी परिवर्तित होगा तारीख आते आते? क्या देख रहे हैं आप? देखिए पारुल जी, विपक्ष जो है मजबूत तरीके से लड़ने में सक्षम नहीं लग रहा है। विपक्ष अपने हाथ से खुद इंडिया गठबंधन एक नया मुद्दा रोज भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। जैसे अभी आपने पिच की बात की, तो ये विपक्ष जो है उनको पिच तैयार करके दे रहा है। बॉलिंग बैटिंग सब कुछ उन्हीं के हाथ में होगी, तो विपक्ष निश्चित रूप से कोई काम नहीं कर पाएगा ढंग से। विपक्ष न महंगाई की बात कर पा रहा है, न विकास की बात कर पा रहा है, न पानी की समस्या बात कर पा रहा है, न बिजली की, न बेरोजगारी की। विपक्ष ने एक नया मुद्दा, आप ताजे हालात जो देख रहे हैं, वोट जिहाद का दे दिया। हालांकि बड़े नेता इन सब चीजों से बच रहे हैं अब तक, लेकिन छोटे नेताओं ने जिस तरह का बयान दिया, और भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी कि हमें पिच तैयार करके तीसरे फेज में दे दी जाए, जिससे हमारा जो 2 फेज में नुकसान हुआ है वो तीसरे में हम रिकवरी करें, तो वो निश्चित रूप से इन्होंने दे दी है। बयान की बात बयान तक रही, लेकिन आप ऐसी चीजें मत बोलिए। महंगाई पे बात विपक्ष ही नहीं बात कर रहा, हम और आप कब तक इनके लिए बात करेंगे? जो सही बात है आप उस पर मुद्दे से खुद ही भटक रहे हो। विपक्ष जब मुद्दे से भटकेगा तो क्या हालात होंगे? और योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं तो ठीक बात कह रहे हैं, जब आप भी वोट मांग रहे हो, वोट जिहाद की कहां से जिक्र आ गई? इस तरह के मुद्दे देकर विपक्ष खुद ही अपनी बॉल दूसरे के हाथ में दे रहा है, मैदान खाली दिखाई देने के लिए। जी पारुल नीरज जी, एक बात हमारे यहाँ कही जाती है कि चिमटी तोड़ दो तो सामने वाला बिलबिला जाएगा। ये क्या यही हो रहा है कि बीजेपी चिमटी तोड़ रही है? बिल्कुल, अभी ये बयानवीर नेता शुरुआती दौर है। अभी ये तीसरा चरण, 2 चरण निबट गए हैं, अब तीसरे चरण में इसी तरह से बयानबाजी शुरू होगी और बड़े पैमाने तक जाएगी। इसको देखिए, चूंकि मुद्दे से भटकाना है, जनता को गुमराह करना है, जनता को उस मुद्दे पे लाना ही नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो। ये लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहे। चिमटी तोड़ने वाली बात बिल्कुल यहां सिद्ध हो रही। अभी तो तीसरे चरण, चौथे चरण देखिए, 5वें चरण देखिए। अब आप देखिए, एक आस्था का विषय है, हिंदू महिलाओं के लिए मंगलसूत्र, उसको आप सड़क पे ले आए। ये कहां का न्याय है? कौन सा तरीका है वोट मांगने का? देश जब से आजाद हुआ तब से इस तरह की कभी कोई राजनीति नहीं करता था। अब इस तरह की राजनीति हो रही है, तो निश्चित रूप से विपक्ष को इससे बचना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इसी चीज की तैयारी में, आप गलती करो हम बल्लेबाजी शुरू कर देंगे। बैटिंग शुरू कर दी है उन्होंने, तो बयानों पे बहुत जिम्मेदारी से रोक लगानी पड़ेगी विपक्ष को, नहीं तो इनका मामला बिगड़ जाएगा। और विपक्ष को जो मुद्दा चाहिए वो देने को ये तैयार बैठे। जी पारुल जी। राजेंद्र जी, गेंद जैसे भी आए, लेकिन बल्लेबाज जो होता है वो अपनी समझदारी से उस गेंद पर अपना बल्ला चलाता है। लेकिन कांग्रेस वो गेम प्लान समझ नहीं पा रही है, या कांग्रेस इतनी लंबे अरसे पर देश पर राज करने वाली पार्टी, राजनीति को समझने वाली पार्टी, उनके नेता शायद कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। अभी नीरज जी भी कह रहे हैं, कब तक मुद्दों पर जो राजनीति होनी चाहिए, जो सभाएं होनी चाहिए, जो बयानबाजी होनी चाहिए, उससे इतर तमाम चीजों पर जवाब आना शुरू हो जाते हैं, आप अपने कोर मुद्दों से फिर भटक जाते हैं। पारुल जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ नीरज जी कहां से कौन सी बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा तो जो मैनिफेस्टो है वो उसी ने छक्का मारने का काम कर दिया है, उसने भी छक्का मारने का काम कर दिया है। और ये कितनी भी बॉल पकड़े, कितनी भी बॉल मारने, पब्लिक इनके ढांचे में आने वाली नहीं है। और ये इसीलिए बॉल, इसलिए धार्मिक और जनून बातें, कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, कभी धर्म की बात कर रहे हैं, कभी आतंकवाद की बात कर रहे हैं, धार्मिक आतंकवाद की, तो इनके पास कुछ रहा ही नहीं है। और ये अच्छे से अंदाजा हो गया कि हम इस चुनाव को हार रहे हैं और सरकार जो है दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। क्योंकि आप देखिए, इनका जो दर्शक जिसको वोटर है, उसने इनके जो इनके वादे थे वो बीजेपी ने हमसे झूठ किए थे, और आज उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। गारंटी इस बात की है कि देश में हिंदू मुस्लिम की जाए, इस देश में जो है धार्मिक मुद्दे उठाए, इसलिए बीजेपी का वोट डालने जा ही नहीं रहा है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन फ्रंट में खेल रही है, और फ्रंट में खेलते हुए इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगी दिल्ली में। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो इनको खुद ही पता चल जाएगा
कि आखिर जो है उन्होंने जो देश में जो धर्म और जाति और ये सब इस्तेमाल किया है, तो ये सारी चीजें उनके फेल हो चुके हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में ही पांच लोगों की बात की है, वो आज जो है जनता के बीच पॉपुलर जनता समझ रही है कि ये पांच चीजों की जरूरत है। अगर ये पांच चीजें जीवन में नहीं होंगी तो आगे का जीवन नहीं कर पाएगा, बच्चों का भविष्य ठीक है राजेंद्र जी, थोड़ा और मॉडिफिकेशन मैं कर देती हूँ अपने सवाल में कि बॉल बाद में आती है, पहले आपके यहाँ से ग्रीन सिग्नल पहले दे दिया जाता है। ये क्या ये सच नहीं है कि कई मुद्दे या कई बयानात आपके नेता उठा देते हैं और बीजेपी को मुद्दा मिल जाता है, थाली में परोस के आप लोग मुद्दा देते हैं, जिसमें अभी सपा की तरफ से वोट जिहाद का जिक्र कर दिया गया, सपा नेत्री की तरफ से। इससे पहले राम मंदिर में ना जाके आपने एक बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया। कई ऐसी चीजें हैं जो आप बैठे बैठाए मुद्दा देते हैं और फिर कहते हैं कि मुद्दों से ये किस तरह की राजनीति होती है, और नीरज जी को भी आप कह रहे हैं। तो ग्रीन सिग्नल तो पहले आप ही लोग देते हैं, फिर बॉल पड़ती है, फिर आप भटक जाते हैं। सच नहीं है क्या? अरुण जी, बॉल इनके हाथ से छूट चुकी है और उस बॉल पे छक्के पड़ रहे हैं। ये इस बात से चिंतित है कि आखिर बॉल जो है बाउंड्री के बाहर और ये बाउंड्री से बाहर हो चुके हैं, ये इस चुनाव से बाहर हो चुके हैं। इनका कहीं भी चुनाव में जो है अब कहीं भी क्योंकि जनता, देश की जनता जो है आज वो मुद्दों पे चुनाव कर रही है, मुद्दों पे वोट कर रही है, इसलिए मुद्दों से ही तो भटक रहे हैं आप लोग। दिक्कत तो यही है ना सर। जो हमने 5 न्याय जो योजनाएं दी है उसको अच्छे से जनता समझ चुकी है और उन्हीं से जो देश का भला, ये कभी संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, कभी आस्था की बात कर रहे हैं, कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भटके हुए हैं, मालूम नहीं है। बॉल इनके हाथ से छूट चुकी है और बॉल पे धड़ाधड़ छक्के लगे हैं। चलिए लौटते हूँ पूजा जी के पास जा रहा हूँ। पूजा जी, अब चुनाव में एक बार फिर भगवा आतंकवाद, सनातन संस्कृति, देश की संस्कृति की बात होने लगी है और फिर इसको और भी ज्यादा कहते हैं कि आग में तेल डालने का काम किया है आपकी ही नेत्री ने, जिसमें वो वोट जिहाद का जिक्र कर रही हैं। सीधे तौर पर अब ध्रुवीकरण के आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम अब आप लोग कर रहे हैं। क्या जरूरत थी उन्हें वोट जिहाद जैसे शब्द का जिक्र करने की? पारुल जी आपको नमस्कार, साथ ही प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। अब देखिए जो है भाषाओं के भी मजहब होने लगे हैं। अब बताइए जिहाद का अर्थ, आप लोग जो है मीडिया कर्मी है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। जिहाद का संस्कृत अर्थ होता है संघर्ष, और अगर जिहाद एक अरबिक वर्ड है, उसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो वो होता है कि आप जो है न्याय के परिभाषा में नहीं पढ़ना चाहती, उसका मनोवैज्ञानिक असर आपके वोटरों पर क्या पड़ रहा है उस पर बताइए। देखिए पारुल जी, यही तो गलतफहमी। अब बताइए, हम विपक्ष है, हम उसको बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। ये जो मैं बोलूंगी ये आपकी जनता सुन रही है, पूरे देश की जनता भी तो सुन रही है नेशनल चैनल पे। उनको समझना जरूरी है कि कोई कोई भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। आप अलग चले जाइए, भारत जो है विविध भाषाओं का देश है। अगर कोई भाषा का इस्तेमाल करता हुआ अगर उस भाषा को इस्तेमाल करके बोल ले रहा है तो आप उसमें मजहब ले दे रहे हैं। ये रही बात, आप इसको हटाइए। ये एक बात कहा गया हुआ कि आप संघर्षशील होकर के न्याय के साथ में वोट के लिए वर्क करिए, अगर उसके वर्ड का मतलब निकाला जाए तो। बाकी वो जो कह रही होंगी, उन्होंने बात कही हुई है ना, तो अगर वो कहती है कि मेरे बात का मतलब ये है तो मतलब यही है। आप खुद भी, जो जितने भी दर्शक हैं वो सब जानकार हैं, सब ढूंढ सकते हैं कि अरबिक शब्द का ये मतलब क्या है। अब आते हैं दूसरी बात पे। मजहब की बात ना समाजवादी पार्टी ने कभी की, ना अभी कर रही है। मुद्दों की बात हम ही उठा रहे हैं, वरना मुद्दों की चर्चा कहाँ चल रही है। मैं हमेशा जो है नीरज जी से हमेशा इत्तेफाक रखती हूँ, पर पहली बार ऐसा होगा कि मैं उनकी बातों से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखूंगी, क्योंकि जो विपक्ष है वो हमेशा जो है मुद्दों की ही बात कर रहा है। देखिए पारुल जी, अभी चर्चा होनी चाहिए थी प्रज्वल रवन्ना की। बताइए, वो देश से बाहर भाग गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री को, 2 मुख्यमंत्री को पुलिस पकड़ लेती, वो देश से बाहर नहीं भाग पाते। आप एक एमपी को नहीं पकड़ पाते, वो देश से बाहर भाग जाता है, जिसके ऊपर जो 29 महिलाओं के साथ 2900 महिलाओं के शोषण करने के जो आरोप है, वो वीडियोस आए हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी उसका प्रचार करते हैं और कहते हैं कि इसको वोट पड़ने वाला एक एक वोट मुझे पड़ेगा। और ये भी जो है विचारणीय है कि प्रदेश अध्यक्ष जो कर्नाटक के थे, उन्होंने बहुत पहले ही जो है चिट्ठी लिख के भाजपा को ये बताने का प्रयास किया था कि इनको टिकट ना दिया जाए। इनके ऊपर गंभीर आरोप है, इनके ऊपर गंभीर धाराएं आ सकती हैं, इनका जो है ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा किया, उनको टिकट दिया। इस मुद्दे पे बात नहीं चल रही है। अगर बात करते हैं आप इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस जो है मजबूत है, धरातल पे मजबूत है। और जब पारुल जी 4 को जब रिजल्ट आएगा तो वो भी दिखेगा। हाँ, हो सकता है कि जो अभी सत्ता दल है वो जो है ध्रुवीकरण में करने मजबूत है। जैसे फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ,
ये तुरंत आ गया मंगलसूत्र पे। ये अपमानजनक है, आपको नहीं आना चाहिए था। आप जो है शब्दों का अर्थ बदल करके लोगों के मानसिक के साथ में खेलना चाहते हैं, पर जनता कोगुलेटिव है। जनता जानती है कि उसे किस मुद्दों पर वोट करना है और वो उसी मुद्दे पे वोट करेगी, रोजगार के मुद्दे पे ही वोट करेगी। जी पारुल ठीक जी। है, अगर मुद्दे जिनको लेकर, वही मैंने कहा ना कि आप लोग सीधे तौर पर सामने से ग्रीन सिग्नल देते हैं, फिर बयानबाजियों का दौर शुरू होता है तो कहते हैं कि मुद्दों से भटक कर दूसरे मुद्दों पर राजनीति होती है। नहीं, आप बैठे बिठाए थाली में बयानबाजी का मुद्दा दौर आप नहीं लोगों की होता तरफ है। से ही दिया जाता है। पारुल जी, ये आप गलत कह रहे हैं कि जो है बयानबाजी का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। अगर इस पे विपक्ष रिएक्ट नहीं करता है बिल्कुल भी, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि अगर गलत मैसेज फैलाया जा रहा है तो उस गलत मैसेज का खंडन करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये कहता है कि हम आर्थिक सर्वे करा करके आपकी संपत्ति छीन लेंगे, तो ये तो गलत इंफॉर्मेशन है ना। इंफॉर्मेशन सही ये है कि आर्थिक सर्वे कराने के बाद में हम जो आर्थिक अनियमितता है उसको दूर करेंगे। आर्थिक अनियमितता दूर ये पार्टी भी कर सकती थी भाई, जो सत्ता में थी, इन्होंने नहीं किया। आप बताइए 77.7% जो है भारत का टोटल वेट 10% लोगों के पास में जो है निहित है, और जो है 60% जो जनता है उनके पास में से 4.7 जो है जो बोया है तो वो यही तो दूर काटना तो करने की पड़ेगा बात कर रहे ना। हैं। अब मुख्यमंत्री साहब तो भाजपा भगवा काटेगी। आतंकवाद का भी जिक्र कर भाजपा- रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत की संस्कृति का अपमान करने की कोशिश, दुनिया के सामने से बदनाम इन्होंने करने की कोशिश। इन्होंने ये इन्होंने सच नहीं संस्कृति है। का अपमान नहीं ये किया। सच नहीं है क्या? पारुल ये जी सच- देखिए, हाँ पारुल जी देखिए, ये जो आरएसएस की बात करते हैं, जिन्होंने देश का झंडा 50 साल तक अपने जो है कार्यालय पे नहीं फहराया, और दूसरी बात करते हैं, इन्होंने जो है भगवान श्री राम जी का मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा अधूरी मंदिर में किया, उसको भी चलिए हटाते हैं। और हमारे जो है सनातन धर्म के 4 जो है शंकराचार्य होते हैं, ये वो तक नहीं आए। आपने कैसा जो है राम जी का मंदिर बनाया? और ये मैं जो है आस्था की बात नहीं करना चाहती हूँ। देखिए राम जो सुंदरकांड, मुझे आपत्ति है आपकी बात पे। आप जिन शब्दों का इस्तेमाल बताइए। मुझे लगता है वो गलत है कि ये कैसा राम मंदिर बनाया, जिसकी चर्चा पूरे देश नहीं, में मैं हो रही है। हर एक सनातनी वहां पर देखिए दंडवत प्रणाम कर रहा है। आपके शब्द अच्छे नहीं मैं है भी दंडवत प्रणाम करती हूँ। हाँ, आपके पारुल जी, शब्द मैं अच्छे भी नहीं, प्रणाम मुझे करती लगता हूँ है आपको सुधार दंडवत। मैं करना राम जी चाहिए को इसमें। मानती हूँ। हो सकता है कि आपको जो है लग रहा हो शब्द अच्छे, पर हाँ, मेरे नहीं, भावनाएं मुझे बिल्कुल मुझे सही लगता है। है मैं पैनल राम में जी को बैठे मैं सब मानती ये हूँ। कैसा राम मंदिर बनाया, तो मुझे आपत्ति है इस शब्द पे। नहीं, मैं कहता हूँ राम मंदिर आप बना ही नहीं सकते ना किसी इंसान के। मैं भी मानती हूँ, मैं भी मानती हूँ, बोलना चाहिए। मैं भी मानती हूँ। मैं बिल्कुल बोलूंगी नहीं ऐसे कोई शब्द जिससे जो है भगवान श्री राम जी की जो है, बिल्कुल नहीं, मैं वो बात बिल्कुल अलग बोलूंगी है अच्छे कि से। मैं राजनीति खुद आपको सनातनी हूँ, इजाजत नहीं मैं खुद देती कि आप सर झुकाएं। नहीं, राजनीति बिल्कुल पारुल जी, नहीं, बिल्कुल देखिए, ये मेरी आस्था का विषय है, मेरी आस्था का विषय है। मैं जो राम जी को मानती हूँ, पूरा देश मानता है, पूरा देश मानता है, पूरा देश रामचंद्र जी को मानता है, श्री राम जी को मानता है, लेकिन इनका कौन सा डैमेज कंट्रोल मत कीजिए, डैमेज कंट्रोल मत कीजिए। मैं भी समझदार हूँ, मेरे दर्शक भी समझदार हैं। ठीक है, लौट रही हूँ क्योंकि भगवान आदर तो तभी हो जाता एक बार हमारे देश में। पूजा जी, आप तो और भी बेहतर समझती होंगी कि जहां भगवान के नाम से किसी पत्थर को भी विराजमान कर दिया जाता है ना, वहां भी हम सर झुकाते हैं। तो फिर आप अधूरा नहीं अधूरा, ये कैसा मंदिर, क्या पता आप क्या कहना बिल्कुल आपने अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। आप जो है चौबे जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। ये हम सब जानते हैं कि ना तो खंडित मूर्ति की जो प्रतिष्ठा की जाती है, ना ही अधूरे मंदिर के। बाकी नेता जो दर्शन करने मैं भी दर्शन करने जाऊंगी, मैं भी दर्शन करने जाऊंगी। मैं कहती हूँ प्राण प्रतिष्ठा की थी, मैं भी दर्शन करने जाऊंगी। राम जी को मैं मानती हूँ, मैं भी दर्शन करने जाऊंगी। पारुल जी, सुंदरकांड का जो है एक दोहा है, मैं कहूंगी चौपाई है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भाजपा को जो है भगवान श्री राम नहीं पसंद कर रहे हैं। ये जो कपट करके राजनीति करते चले, आगे किसका छल और किसका कपट चला है मैडम? किसका छल आप और किसका बताइए, कपट भगवान जी चला क्यों है? कह रहे कि हम ले आए हैं? ठीक है, मैं राजनीतिक मजबूरियां आपको उस वक्त दर्शन करने से मना कर रही थी, और अब आपको ये कैसा मंदिर लग रहा है तो मुझे घोर आपत्ति है। ठीक है, लेकिन डिबेट इस पर नहीं है। मुझे लगता है आपको अगली बार से ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, इधर क्लोज करते हैं इस मैटर को। जो हमारी डिबेट है वापस उस पर आते हैं, अगली बार से आप ध्यान रखें। ठीक है, मैं वापस चंद्र जी आपके पास आ रही हूँ। चंद्रमोहन जी, मसला ये है कि बहुत पुराने मसले को लाकर यहाँ अटैक कर देना, और अब क्या वाकई एक सिंगल पिच पर लाकर आप ये चुनाव कराना चाहते हैं? घोर ध्रुवीकरण का आरोप आप पर भी लग रहा है कि सनातन का जिक्र करना, भगवा आतंकवाद का जिक्र करना और मुद्दों से भटक जाना या भटका देना, आप खुद पिच तैयार कर रहे हैं। किसी मुद्दे पर आप तीसरे चुनाव का, तीसरे रण को लड़ेंगे, बताइए।
पारुल जी देखिए, हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार से हमने अपने बहन का या अपने भाइयों का सुना, जिस धैर्य के साथ बीच में टीका टिप्पणी नहीं किया, उसी से आशा अपेक्षा हम यही करते हैं कि ये भी नहीं बोलेंगे। देखिए, बात यहाँ ना विश्वसनीयता की होती है, विश्वास की होती है। ये लोग कहते तो हैं, ये लोग कहते तो हैं कि समाज का भला करना है, देश का भला करना है, लोगों का भला करना है, गरीब का भला करना है, किसान का भला करना है, ओबीसी का करना है, फलाने। लेकिन जानते हैं, ये जब सत्ता में आते हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी का तो ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि जिस आधार पर कांग्रेस का जन्म हुआ था, वो देश को आजाद कराने से पहले ही ट्रैक से भटक गई। सबसे पहले तो उसने तुष्टीकरण की नींव उसी समय इस देश में रख दी जब धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ। सत्ता के लाभ के लिए हिंदू और धर्म को जो है बीच में मत बोलिए। एक सेकंड आऊंगी राजेंद्र जी आऊंगी, आपके पास आऊंगी, आप जवाब अपना तैयार रखिए, लौटूंगी। बीच में डिबेट के बीच में अच्छा नहीं लगता, प्लीज। हमने कहा था ना कि हमने बीच में बिल्कुल टीका टिप्पणी नहीं की। आपने इतना झूठ बोला, इतना अफवाह फैला रहे थे, वो तो पता है झूठ कौन बोल रहा है। अरे तो बीच में मत बोलिए प्लीज। ये आप अपनी सभ्यता संस्कृति बनाए रखिए कि दोनों आपकी बात अगर हमने ध्यान से सुना तो आप भी हमारी बात बोलिए। समय का ध्यान रखिए। नहीं, समय का नहीं, बिल्कुल समय हमें आपको देना पड़ेगा। दो लोगों को आपने बहुत समय दिया तो हमें भी अपनी बात रखने का देना पड़ेगा। चलिए ठीक, हम आते अपनी बात पर। तो हमने कहा कि कांग्रेस जो है देश का बंटवारा इसलिए अपने भूल कर, देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर पहला बंटवारा इन्होंने ही देश का किया था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था इस देश का बंटवारा हिंदू और धर्म के नाम पर। दूसरी बात, इन्होंने पहला तो बंटवारा हिंदू और मुसलमान के नाम पे किया, हिंदुओं के नाम पर हिंदुस्तान बनाया और मुसलमानों के नाम पर पाकिस्तान बनाया। लेकिन जैसे हिंदुस्तान बना उसमें भी इन्होंने आते ही सबसे बड़ा विश्वासघात और आते इन्होंने तुष्टीकरण शुरू किया। पहले ही हिंदू कोड बिल बना, पहले ही इन्होंने हिंदुओं के ऊपर पहला अत्याचार, उसके बाद इन्होंने हमेशा हिंदुओं के धर्म की संस्कृति को जो है इन्होंने हमेशा उसको गाली दिया, उसका अपमान किया। उसके बाद इन्होंने वो कह रहे हैं वो बदल गए हैं, वो ऐसा कोई जिक्र नहीं करते हैं, वो जनेऊ विधारण करते हैं, मंदिर दर्शन भी जाते हैं, जैसे आप पब्लिसिटी स्टंट बोलते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जो अब बुरा लगेगा इनको, हम उस शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा कि मायावी राक्षसों का या मायावी चेहरा बदल बदल कर आते हैं। जब इनको 2018 में मायावी सही है, राक्षस नहीं बोलना चाहिए आपको भी। अच्छा नहीं, चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम मायावी बोलते हैं। मायावी उसी को बोला जाता है जो अब समय के अनुकूल कभी इस रूप में आता है, कभी उस रूप में। समय के अनुकूल ही तो बयान सेट हो रहे हैं ना सर, यही तो मेरा प्रश्न था आपसे। सुनिए तो वही तो हम कह रहे हैं कि जब इनको मध्य प्रदेश 2018 में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव जीतना था तो ये जनेऊ जो है, जबकि हमने भी पहन रखा है, लेकिन हमारा जनेऊ आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि जनेऊ दिखाने का विषय नहीं होता है, टीका दिखाने का नहीं होता है, हमें धर्म दिखाने का, माला कंठी दिखाने का नहीं होता है, वो हमारे भीतर का होता है और वो हमारे आचरण में दिखता है। चुनाव का तीसरा चरण और भगवा आतंकवाद का जिक्र कहां ले जा रहे हैं इस चुनाव को? सीधा सवाल मेरा ये है आपसे। पारुल जी, या भगवा आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ा था? ये भगवा आतंकवाद कब गढ़ा गया था? भगवा आतंकवाद जो है कांग्रेस के केंद्रीय गृह मंत्री ने भगवा आतंकवाद गढ़ा था। इनके सबसे बड़े पूर्व मुख्यमंत्री, यानी इसी मुद्दे पर तीसरे चरण के चुनाव के लिए जा रहे हैं अब हर मंच से यही नारा गूंजेगा? नहीं, देखिए पारुल जी, हम राजनीतिक दल हैं, ठीक है, हम अगर अपना घोषणा पत्र या हमने अपने क्या काम किया है वो अगर हम बता रहे हैं कि हमने जन कल्याण, भगवा आतंकवाद और सनातन संस्कृति, ये इसको आप विपक्ष को तो अटैक कर रहे हैं, इसमें अपना काम थोड़ी ना बता रहे हैं। कौन सा वाक्य जो बता रहा है कि हमने ब्रिज बनाए, हमने सड़कें बनाई, कहाँ है? अरे देखिए, कब उस बयान में उस बात का भी जिक्र होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए। हमने बताया लोगों को, हमने बताया कि इस भारतवर्ष में पहले 2014 से पहले पर डे 12 किलोमीटर सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग बनता था, लेकिन 2014 के बाद 25 किलोमीटर। इस बयान में उस बात का जिक्र नहीं है, आपने कहा हम अपने कामों को बता रहे हैं। सुनिए जी, बता रहे हैं
हम अपना काम बता रहे हैं, जनता भी जान रही है। जनता लाभार्थी जो है, चलिए नल से जल बना, वो जल लोगों के पास जा रहा है घरों में, वो लोग जान रहे हैं। 11 करोड़ शौचालय ठीक बने हैं, है, लोगों मैं को एक पता एक है। टिप्पणी 4 और लूंगी करोड़ आपसे, और गरीबों छोटी के छोटी आवास टिप्पणी बने में हैं, अपनी बात रखिएगा। गरीबों को समय पता थोड़ा है। सा कम है चंद्रमोहन जी, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। नीरज जी, क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं आप पूरी चर्चा का? क्या वाकई तीसरे चरण में हम इन्हीं मुद्दों को सुनेंगे अब? देखिए, फरकाबाद में जहां वोट जिहाद का बात कही गई, वहां पानी की समस्या बहुत बड़ी है, सड़कें वहां अच्छी नहीं है, इनकी कोई चर्चा नहीं की गई, मुद्दा इन्होंने दिया। अभी पूजा जी जो बात कह रही थी कि हमें नीरज जी से सहमत नहीं है, तो आप बताइए, समाजवादी पार्टी के मंच से समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के नाम पे वोट दिए, माफियाओं के नाम पे वोट मांगेंगे आप, और माफिया से माननी बनाने का सिलसिला कब खत्म करेंगे? आपको उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं दिख रही है? कैसी कानून व्यवस्था चल रही है? कानून व्यवस्था बुलडोजर चल रहा है, आदमी आराम से आ रहा है, जा रहा है। तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को तो अब तो कम से कम राजनीति पे न लाइए, जब आप इतने बड़े बड़ी चीजें देख रहे हैं। विकास की बात करिए, विकास पे बात करिए, बेरोजगारी करिए, महंगाई करिए। 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, लंबा मत कीजिएगा। बिल्कुल पारुल जी, नीरज जी की बात से मैं फिर इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई एक बयान कोट करके दिखा दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कहा मैंने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने वोट मांगा है, वहां वीडियो आपको अभी भेज दूंगा मैं, देख लीजिए। पूरे देश की मीडिया दिखा रही है। आप भाजपा के तो बात करिए कि जिन्होंने बोला संविधान बदल देंगे, आप जो है क्यों नहीं उनकी जो रवन्ना की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे से भटक रही है। समय थोड़ा कम है, बेरोजगार पे बात कर रही हूँ मैं समाजवादी पार्टी महंगाई बेरोजगारी की ही बात कर रही है। तो आप सब लोग को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेताओं को भी ट्रेंड कीजिए कि वो मुद्दों से भटके नहीं। अतीक अंसारी का, अतीक अहमद का जिक्र ना करते हुए और मुद्दे हैं वहां पर, वोट जिहाद का जिक्र करते हुए सड़क विकास, बिल्कुल वो मुद्दे के साथ में ही जो है आगे बढ़ रहे हैं। जनता हमें उसी मुद्दे पे वोट देने जा रही है। इस तरह की बातें कर मनोवैज्ञानिक तौर पर प्ले करने की कोशिश ना करें। राजेंद्र जी आइए, 30 सेकंड। भाजपा का कार्य है। राजेंद्र जी 30 सेकंड। पिछले 10 सालों में जो भाजपा सरकार, इस पे मोदी सरकार ये कह रहे हैं, उन्होंने पिछले 10 सालों में कितने रूप बदले हैं ये खुद नहीं जानते हैं, और ये रूप बदलने की बात कर रहे हैं। इनका राजेंद्र जी काफी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। चंद्रमोहन जी 30 सेकंड। नहीं देखिए, अभी आपके चैनल पर ही देखिए दोनों प्रवक्ताओं ने कितना झूठ बोला। क्या कहते हैं कि आरक्षण खत्म, किसने? आरक्षण आपने 69,000 भर्तियों में खत्म किया उत्तर प्रदेश में। सुप्रीम कोर्ट सॉरी फैसला आया है उस पे उसका फैसला आया हुआ है। आप शुद्ध झूठ बोल रहे हैं, आप शुद्ध झूठ बोल रहे हैं। आप 69,000 भर्तियां, थोड़ा कम है मेरे पास, आप लोगों से मुझे परमिशन लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सभी हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने समय दिया और चर्चा हम कर रहे थे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर, जिसके बाद अब ये चर्चा भी हो रही है क्या तीसरे चरण में इन मुद्दों को हवा में होते हुए हम देखेंगे और हवा में उड़ते हुए हम देखेंगे। सियासी फिजाओं में और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन आ जाता है वोट जिहाद, आ जाता है अतीक अहमद के नाम पर वोट मांगना, और फिर अब भगवा आतंकवाद का एक बार फिर जिक्र। क्या इस मुद्दे पर जनता को वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ तक बीजेपी ला पाएगी, और क्या जो सियासी पिच पर खिलाने के लिए कांग्रेस और सपा को लेकर आना चाह रही है, तो वो अपने मुद्दों से जिस तरीके से भटकते हुए हर बार दिखाई दे रहे हैं, इस बार बचेंगे? प्रियंका गांधी का 3 तारीख को रोड शो है, उसमें वो किस तरह से वार पलटवार का जवाब देती हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।